हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्ज़ाम फैक्ट्री। आज मैं आपके लिए जनरल नॉलेज एवं जनरल स्टडीज़ प्रैक्टिस सेट श्रृंखला 10 लेकर आया हूं, जिसमें मुख्य रूप से आपको 25 प्रश्नों की श्रृंखला होगी। इसमें आपको हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मीडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एवं वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित सभी प्रश्न जोड़े गए हैं। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी से संबंधित प्रश्न, इकोनॉमिक से संबंधित प्रश्न, मिसलिनियस में स्पोर्ट, कल्चर, हेरिटेज, कला, संस्कृति, सभ्यता, महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण टैगलाइन, स्टेडियम, मैदान, मठ एवं जितने भी प्रकार के मिसलिनियस प्रश्न हैं सभी जोड़े गए हैं। ये सभी उच्च स्तर प्रश्नों की श्रृंखला है जो हमारे उच्च स्तरीय टीम के मार्गदर्शन में तैयार किए गए हैं। ये सभी प्रश्न आपके लिए यूजफुल होंगे। ऑल ओवर इंडिया पीसीएस जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीएससी, रेलवे से संबंधित सभी एग्ज़ाम जैसे रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे एएलपी, एसएससी से संबंधित सभी एग्ज़ाम एसएससी जेई, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, बैंक से संबंधित सभी एग्ज़ाम जिसमें आईबीपीएस, बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, एलआईसी एवं डिफेंस से संबंधित सभी एग्ज़ाम जिसमें एयरफोर्स एक्सवाई, एयरफोर्स एफकैट, नेवी, एसएसआर एवं जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहां पर जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं वहां पर डायरेक्टली बेसिस पे आपको एग्ज़ाम में इन सभी प्रश्नों की श्रृंखला देखने को मिलेगी। ये सभी क्वेश्चन डायरेक्टली बेसिस पे आपको हिट करेंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए। जिन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं आते हैं उसे आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी? तो टोटल 4 बौद्ध संगति हुई है, जिसमें प्रथम मुख्य रूप से राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र जिसे आधुनिक पटना के नाम से जानते हैं, और चतुर्थ कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। इसका आयोजन मुख्य रूप से अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक महान एवं कनिष्क ने करवाया था। तो यहाँ पे आपसे चतुर्थ बौद्ध संगति के बारे में पूछ रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसके काल में हुई थी। ऑप्शन है अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? गौतम बुद्ध के जीवन काल में बहुत सारी वैसी घटनाएं हुई जैसे कि महाभिनिष्क्रमण, महानिष्क्रमण, महाधर्म परिवर्तन। इन सभी श्रृंखलाओं को अलग अलग नाम से जाना जाता है एवं इसे अलग अलग चिन्ह के द्वारा दर्शाए जाते हैं। तो उनके जो गृह त्याग की जो घटना थी उन्हें हम किस चिन्ह से दर्शाते हैं? ऑप्शन है घोड़ा, कमल, चक्र, स्तूप। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा। गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को मुख्य रूप से घोड़ा के द्वारा दर्शाया जाता है, जबकि कमल के द्वारा उनके जन्म को दर्शाया जाता है, चक्र के द्वारा उनके जो उपदेश दिए गए हैं उनको दर्शाया जाता है, एवं स्तूप के द्वारा गौतम बुद्ध का निर्माण मृत्यु को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? मोहम्मद गौरी जो कि मध्यकाल में एक शासक के रूप में आया, इन्होंने भारत को काफ़ी ज़्यादा लूटा और इसने अपना अंतिम अभियान
किसके शासन काल में या किसके खिलाफ किया? ऑप्शन है खोखर, भट्टी, पठान, जाट। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। खोखरों के खिलाफ मोहम्मद गौरी ने अपना अंतिम अभियान किया था और मुख्य रूप से इस अभियान में उन्होंने खोखरों जाति को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया? महमूद गजनवी जो सल्तनत कालीन शासकों में से एक प्रतापी शासक के रूप में भारत पर उभरा था और इन्होंने भारत के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा तबाही भी मचाई थी, काफ़ी ज़्यादा मंदिर मस्जिद को ध्वस्त किया, उन्हें लूटा भी। उसके साथ भारत कौन आया था? ऑप्शन है अल बरूनी, अमीर खुसरो, इब्न बतूता, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अल बरूनी जो कि एक स्कॉलर था और ये मुख्य रूप से महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बम्बई को पुर्तगालियों से प्राप्त किया था? ऑप्शन है 1663, 1666, 1667, 1689। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाल की राजधानी जिसका नाम कैथरीन फ्रिगेंसा था और ईस्ट इंडिया कंपनी का राजकुमार चार्ल्स, दोनों के बीच 1668 में संधि के साथ विवाह होता है एवं बम्बई का द्वीप पुर्तगालियों के हाथों से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में दहेज के रूप में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? गुलामगिरी जो एक सुप्रसिद्ध पुस्तक है, बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आचार्य विनोबा भावे, ज्योतिबा फुले, दादू दयाल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ज्योतिबा फुले के द्वारा सुप्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी लिखा गया है। मैंने आपको पुस्तक एवं उसके लेखक, बुक और ऑथर से भी संबंधित बहुत सारे वीडियोस को दिए हैं, तो आप प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ विजिट कीजिए। वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड किए गए हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली बेसिस पे हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? तो सिंधु नदी की वैसी कौन सी नदियाँ हैं जो मानसरोवर झील से निकलती है? ऑप्शन है व्यास, झेलम, सतलज, रावी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। सतलज नदी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है और ये मुख्य रूप से मानसरोवर झील जो तिब्बत में अवस्थित है वहाँ से इसका उद्गम स्थल है, वहीं से वो निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? तुलबुल जो कि एक नदी परियोजना है, मुख्य रूप से ये कौन सी नदी पे अवस्थित है? ऑप्शन है सिंधु, रावी, झेलम, व्यास। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। तुलबुल परियोजना जो कि एक नदी परियोजना है और मुख्य रूप से ये झेलम नदी पे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कायला नामक भौगोलिक संरचना भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो कायला एक भौगोलिक संरचना है, जैसा कि पठार, पर्वत, मैदान, घाटी, संप्रदाय मैदान होती है, ठीक उसी प्रकार की एक संरचना कायला है जो कि कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। केरल के क्षेत्र में मुख्य रूप से कायला नामक भौगोलिक संरचना पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? अमरकंटक
जो कि मुख्य रूप से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। और यहाँ से कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन है बेतवा, माही, नर्मदा, ताप्ती। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। मैं आपको ये भी चीज़ें बता दूं कि नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो उल्टी दिशा की ओर बहती है और ये पूर्व की ओर ना जाकर पश्चिम की ओर बहेगी। और ये दोनों नदी मुख्य रूप से अरब सागर में गिरती है और ये डेल्टा ना बना के एस्चुअरी ज्वार नद बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो इनमें से कौन सा बंदरगाह है जिसको अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है विजाग बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कोच्चि बंदरगाह। तो कोच्चि बंदरगाह जो केरल के क्षेत्र में अवस्थित है और इस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? भारत के बहुत सारे पड़ोसी राज्य हैं जिनमें से सर्वाधिक लंबी सीमा उसकी किस पड़ोसी राज्य के साथ लगती है? ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के साथ भारत की सर्वाधिक सीमा 4096 किलोमीटर की है। जबकि अगर हम सबसे छोटी सीमा की बात करें तो सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है जो कि मात्र 106 किलोमीटर का है। तो यहाँ पे आपको सर्वाधिक सीमा या सर्वाधिक लंबी सीमा के बारे में पूछा है, तो सर्वाधिक जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ है 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। स्टेटमेंट है राष्ट्रपति उपयुक्त में से किसकी नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श कर सकते हैं? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश है और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, इन दोनों के संदर्भ में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जिसको हम CJI कहते हैं उनमें से किसके लिए परामर्श कर सकते हैं? ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है एक और दो दोनों, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति मुख्य रूप से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में एवं सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के बारे में नियुक्ति पर बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लोगों को विभिन्न राज्यों में व्यापार, वाणिज्य, आवागमन का अधिकार प्रदान करता है। हालांकि इस प्रावधान के बावजूद संसद में एक राज्य भारत के अनेक राज्यों से माल के आयात पर कर लगाने के लिए कानून बना सकता है, बशर्ते अन्य राज्यों में भी ऐसा ही कर लगा है। राज्य ऐसा कानून बना सकता है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा? भारत, जिसे राज्यों का संघ भी कहा जाता है, मुख्य रूप से अगर किसी भी सामान का एक राज्य से दूसरे राज्यों में निर्यात हो रहा है तो उससे संबंधित कानून जो है वो बना सकता है और उसका निर्धारण कौन करेगा? ऑप्शन है राज्य, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राज्य इन सभी से रिलेटेड कानून बनाएगी एवं इन सभी का निर्धारण करेगी। इसका मुख्य रूप से निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1986 में नागरिकता अधिनियम के विभिन्न संशोधनों में निम्नलिखित परिणाम दिए गए हैं। ऑप्शन है दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी
18 साल की उम्र में सही मतदान। ऑप्शन सी, श्रीलंका, बांग्लादेश आदि के शरणार्थियों द्वारा नागरिकता प्राप्त करने में कठिनाई। ऑप्शन डी, इनमें से सभी सत्य हैं। तो 1886 में नागरिकता अधिनियम में जो परिणाम दिए गए थे उनमें से कौन सा कथन सही है? पहला नंबर 1 एवं 3, दूसरा नंबर 2 और 3, तीसरा नंबर केवल 3, चौथा नंबर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है केवल 3, ऑप्शन नंबर सी। श्रीलंका, बांग्लादेश आदि के शरणार्थियों द्वारा निम्नलिखित प्राप्त करने से कठिनाई, ये मुख्य रूप से 1986 में नागरिकता अधिनियम में विभिन्न प्रकार के संशोधनों में लाया गया था एवं उसके परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सदस्य। स्टेटमेंट है, राज्यसभा का सभापति इनमें से किसके मतों से चुना जाता है? अगर हम राज्यसभा के सभापति की बात करें, जिसे हम उपराष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, वो किसके मतों द्वारा चुना जाता है? केवल 1 एवं 2, 1, 2 और 3, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अगर हम उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात करें तो लोकसभा एवं राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ये मुख्य रूप से उपराष्ट्रपति के चुनाव में अपना मतदान देते हैं, जबकि विधानसभा सदस्य के जो लोग हैं वो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के चुनाव में अपना मतदान देते हैं, उपराष्ट्रपति में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद अध्यक्ष है उनका अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है, भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री एवं उनके मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की अध्यक्षता की जाती है एवं वो उनके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेंदुलकर समिति जिन्होंने 2004-5 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, भारत की गरीबी जिसे उस समय 27% मापा गया था, वास्तव में 10% से अधिक बढ़ गया है और वास्तविक गरीबी 37% थी। भारत में गरीबी के इन दो विरोधाभासी मापों के पीछे निम्नलिखित में कौन सा कारण था? तो मुख्य रूप से तेंदुलकर समिति, जिनका संबंध गरीबी रिपोर्ट से था और ये 2004-5 के दौरान आई थी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में उस समय गरीबी दर 27% बताई थी, परंतु ये आज और भी बढ़ गई है, जो मुख्यतः 37% हो चुकी है। इन्होंने किस मापों के आधार का कारण बताया था? निम्नलिखित में कौन सा कारण था? ऑप्शन है, उस समय एकत्र किए गए आंकड़ों में एक विसंगति थी। ऑप्शन बी, नई गरीबी रेखा स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे कैलोरी जैसी वस्तुओं और सेवाओं तक व्यापक पहुंच पर गरीबी को मापती है। ऑप्शन सी, विश्व बैंक द्वारा गरीबी की कैलोरी परिभाषा बदल दी गई है। ऑप्शन डी, उस समय सरकार ने गलत आंकड़े दिखाकर जनता को गुमराह किया। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नई गरीबी रेखा स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी कैलोरी जैसी वस्तुओं और सेवाओं तक व्यापक पहुंच पर गरीबी को मापती है। तो मुख्य रूप से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किससे वित्त मंत्रालय को बजट के संबंध में रसीदों और व्ययों के रुझान की हर तिमाही की समीक्षा करने और संसद के दोनों सदनों के समक्ष इसे रखने की आवश्यकता है? तो मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय जो है वो बजट के संबंध में जितने भी रसीद है या व्यय के जो रुझान हैं वो हर तिमाही में प्रस्तुत किए जाते हैं और ये संसद के दोनों सदनों में इसे रखने की आवश्यकता है। इसका वर्णन मुख्य रूप से कहाँ है? ऑप्शन है भारत का संविधान, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003। ऑप्शन सी है प्रत्येक वर्ष का वित्तीय नियम। ऑप्शन डी है राष्ट्रपति का अध्यादेश। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003। इसमें मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय को बजट के संबंध में रसीद और व्ययों के रुझान की हर तिमाही की समीक्षा करने और संसद के दोनों के समक्ष इसे रखने की आवश्यकता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पे ध्यान दीजिए। पहला नंबर है केंद्र सरकार, दूसरा नंबर है राज्य सरकार। इसके स्टेटमेंट है, इनमें कौन सी सरकार अनुसूचित कर्म योजना में नियोजित श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा और संशोधन करने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। इट मीन्स राज्य सरकार अनुसूचित कर्म योजना में नियोजित श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा और संशोधन करने के लिए जिम्मेदार है। तो मुख्य रूप से इसका राइट आंसर जो है वो राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य रूप लटा पद किस नृत्य से संबंधित है? तो एक नृत्य रूप है जिसका नाम है लटा पद। इसका संबंध किससे है? ऑप्शन है कुचिपुड़ी, कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम मुख्य रूप से लटा पद इसकी एक नृत्य श्रृंखला एवं कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? तो भीमा देवी मंदिर जो कि एक काफ़ी प्राचीन मंदिर है, काफ़ी विख्यात मंदिर है, ये कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में मुख्य रूप से प्राचीन भीमा देवी मंदिर अवस्थित है। ये काफ़ी ज़्यादा विख्यात मंदिर है और हमेशा प्रश्नों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? जो संस्कृत की वर्णमाला होती है, जिस तरह से इंग्लिश की वर्णमाला में 5 वॉवेल, 28 कॉन्सोनेंट, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक उसी प्रकार संस्कृत की वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? ऑप्शन है 36, 48, 54, 62। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 54। संस्कृत वर्णमाला की अगर हम बात करें तो संस्कृत वर्णमाला में मूल रूप से 54 अक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दिसंबर 2003 से ताप्रमोम मंदिर की बहाली के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके लिए काम कर रहा है? ताप्रमोम मंदिर जो कि मुख्य रूप से काफ़ी प्रख्यात मंदिर है और ये मंदिर अवस्थित है। इसके साथ दिसंबर 2003 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण काम कर रही है।
ये किसके लिए है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी जकार्ता है। इसमें मुख्य रूप से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दिसंबर 2003 से ताप्रमो मंदिर की बहाली के लिए काम कर रही है। आज का लास्ट प्रश्न, लास्ट बट नॉट लीस्ट, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 3 दिसंबर, 7 दिसंबर, 11 दिसंबर, 17 दिसंबर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। प्रत्येक वर्ष भारत में 7 दिसंबर को झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिवस के रूप में एक है। तो दोस्तों, ये थी आपकी 25 प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें मुख्य रूप से मैंने आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, मिसलिनियस, स्पोर्ट, कल्चर, हेरिटेज, कला, संस्कृति, पर्यावरण, महत्वपूर्ण दिवस, मठ एवं धर्म से जुड़े हुए क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। ये सभी वैसे 25 उच्च प्रश्नों की श्रृंखला है जो बिल्कुल हमारे उच्च स्तरीय टीम के मार्गदर्शन में तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से याद करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन नहीं याद होते हैं तो आप फिर से उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। एवं अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करें, क्योंकि हमारे प्लेलिस्ट में काफ़ी अच्छे वीडियो अपलोड किए गए हैं जो कि आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कारगर सिद्ध होंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके पास जितने भी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ग्रुप हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक, सब्सक्रिप्शन, शेयर से ही हमारा मनोबल बढ़ता है। हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। थैंक्स अ लॉट। एग्ज़ाम फैक्ट्री, करो तैयारी जीत की।